नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएएस में स्वागत है। जैसा कि हम एमपीपीएससी का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें इस लेक्चर के पहले मैंने आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ाया था, जो कि वो एक संवैधानिक निकाय है और उसके आयोग की संरचना हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें 13 सदस्य होते हैं और ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों की एक समिति के अकॉर्डिंग उसको सदस्यों की नियुक्ति होती है। और उसके बाद हमने सदस्यों का कार्यकाल पढ़ा था, जो कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद हमने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हमने कार्य पढ़ा था, जो कि वो क्या किसी स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति से जो भी हो, या जैसे या कि कहीं कहीं राज्य सरकार की अनुमति से जो जेल में है वहाँ अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या कि हम ह्यूमन राइट कमीशन के रिसर्च को आयोग बढ़ावा देता है और इसका कार्यालय दिल्ली है। और ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि इसका कार्यालय कहीं और भी स्थापित कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा हैं और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है। इसके बाद हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को पढ़ा था। इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 राज्य सरकार स्टेट ह्यूमन राइट का गठन करेगी और इस आयोग की संरचना हमने आयोग का गठन पढ़ा था। इसमें एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होंगे और इसमें आयोग का कार्यकाल जो है तो 3 वर्ष या 70 साल पहले जो भी हो। और ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य पुनः नियुक्ति हो सकते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ। और इसमें भी समिति होती है। समिति में राज्य का सीएम, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं अन्य सदस्य के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। और आयोग की कार्यप्रणाली दीवानी न्यायालय थी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यालय भोपाल में है और इस मुख्यालय का नाम पर्यावरण भवन है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का आदर्श वाक्य हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार हैं। ठीक है, इस तरह। और इसमें अल्लाह की सेवा राज्य सरकार डिसाइड करती है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का अनुदान राज्य सरकार करती है। इस अनुदान जो मिलता है इसकी जो जांच होती है नियंत्रण लेखा महापरीक्षक करता है। इस प्रकार हमने कल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ चुके हैं। जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है, जो मैं आपको आज लग की पढ़ाने वाला हूँ, आज है हमारा टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया। हम दो निर्वाचन आयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। और ठीक है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये एक स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है, मतलब किसी के दबाव में ये कार्य नहीं करती, स्वतंत्र है। निर्वाचन आयोग ये भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया था। इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान द्वारा, मतलब इस कहने का तात्पर्य यह है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष सरकारें आए, इसके लिए इसको स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय बनाया गया है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और किसी अदर बॉडी का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 354 के अनुसार सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान के आर्टिकल 324 यह कहता है कि निर्वाचन आयोग सांसद का यहाँ पे तात्पर्य यह है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों का निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि ये लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल में ये राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन यह विधानसभा से चुन के आते हैं, तो वो भी चुने हुए प्रतिनिधि उनका राज्यसभा का मेंबर को चुनते हैं। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा, राज्य विधानसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा मतलब पूरे देश की विधानसभाओं से राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, तो जो कि पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सरकार के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनका भी, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का जो संचालन हुआ या कि निर्देशन हुआ या नियंत्रण हुआ, ये पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। मतलब कहने के यहाँ केंद्र सरकार और राज्य की सरकार का इलेक्शन का दायित्व निर्वाचन आयोग को है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट राज्य में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। कहने हमारे देश में निचले स्तर में पंचायत का चुनाव होता है, जो कि हमारे संविधान आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। तो ग्राम पंचायतों का चुनाव हर राज्य के चुनाव आयोग की ये अलग से व्यवस्था की गई है। ये इलेक्शन कमीशन से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब भारत के संविधान के भाग ये 15 में है, 15 में है। इसका आर्टिकल 324 है और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। पीटी के हिसाब से तीनों पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आयोग की संरचना में हम देखेंगे कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, पहला की इलेक्शन 1951-52 में हुआ। ठीक है, तब से अब तक का आयोग की सदस्यों की संरचना कैसी थी उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1950 से 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय था। 1989 में राष्ट्रपति ने आयोग के कामों के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति किया और 1990 में 2 निर्वाचन आयोग के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 1989 में जो दो आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, उसको 1919 में फिर से समाप्त कर दिया गया और फिर से 1993 में 2 निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति की गई। कहने का तात्पर्य है कि अब प्रेजेंट में 1993 के आयोगों के आयुक्तों को एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, मतलब 3 आयुक्त से मिलकर प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, अन्य उपबंध निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। मतलब यहाँ पे मुख्य आयुक्त, जो मैंने आपको अभी पहले बताया ना, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। 1993 से अब तक चला आ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब तक मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब तक मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। प्रादेशिक का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रदेश स्तर पर आयुक्त को वो नियुक्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति उस निर्वाचन आयोग की सहायता के अगर काम ज़्यादा पड़ रहा है या बर्डन ज़्यादा जिससे निर्वाचन आयोग प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा प्रतिपदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा पदावधि राष्ट्रपति द्वारा, अगर वहाँ पे मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में वहाँ अलग की राज्य विधानमंडल का अलग चुनाव हो रहा है, वहाँ अगर ऐसा लगता है निर्वाचन आयोग को कि वहाँ अलग के अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, तो अलग की निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, बोलेगा, और राष्ट्रपति उनकी सेवा शर्तें वो कब तक काम करेंगे, क्या उनकी सैलरी होगी, क्या होगा, ये सब कुछ राष्ट्रपति डिसाइड करता है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते व अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। और ऐसी स्थिति जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी शक्तियां समान हैं। अगर दोनों की शक्तियां समान हैं, मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी शक्तियां और जो मुख्य निर्वाचन है, मतलब तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों एक बराबर हैं। इनकी वेतन भत्ते सब यह लाभ एक समान है, मतलब सभी तीनों को इक्वल किया जाएगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी वेतन भत्ते होते हैं। और अगर ऐसी स्थिति अलग की किसी में निर्णय लेना है तो यहाँ बहुमत के आधार पर अगर मान लीजिए किसी बात को लेके कंसर्न है, उस कंसर्न में उनकी बात अलग की नहीं बन पा रही है, तो तीनों आयुक्त में बहुमत 2:1 का रेशियो के आधार पे होगा। मतलब अगर मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहमत नहीं है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त सहमत हैं, तो यहाँ पे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के आधार पर निर्णय होगा। अगर मान लीजिए एक अन्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहमत हैं और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त सहमत नहीं है, तो यहाँ पे अन्य निर्वाचन आयुक्तों को साइड कर दिया जाएगा और बहुमत के आधार पर तो दोनों की बात मान ली जाएगी। इस प्रकार आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। मतलब यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं। समान शक्तियां का कहने का मतलब ये है कि बहुमत के आधार 2:1 रेशियो के आधार पर यही निर्णय होगा। मतलब बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसी के आधार पर निर्णय होगा। ठीक है। अब इनका कार्यकाल ये पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो पहले हो, 6 वर्ष हो उनका कार्यकाल, एक 65 वर्ष। 65 वर्ष का कहने का तात्पर्य ये है अगर वो 60 वर्ष की आय में अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता है और इसका मेंबर बनता है, इसका मेंबर बनता है, तो वो 65 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब
यहाँ पे 65 आयु का ये है या कि 6 वर्ष वो आयु पूरी कर चुका हो, या कि उसकी आयु 65 साल पूरी, जो भी पहले पूरा हो रहा है उस पर वो उसका उसका कार्यकाल होगा। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र आयोग का कार्य, मतलब निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र है, वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने के निम्न उपबंध हैं। इसमें पहला पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीत व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अपनी निर्धारित पदावधि को में काम करने की सुरक्षा है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद में उसी रीति से या कि उसी आधार से हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, या कि उनको दुर्व्यवहार या कि अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यहाँ पे जैसे ये बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में थोड़ा सी जटिल है। संसद का तात्पर्य यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा से है। जैसे अगर किसी जज को हटाना है तो संसद लोकसभा में कम से कम उनकी समर्थन प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन में 100 लोगों चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर का वो प्रस्ताव पारित प्रस्ताव भेजने के लिए चाहिए और उसके बाद अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये जजों की ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या कि अदर होते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ उसमें कि जांच हो रही है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, अन्य न्यायाधीश होंगे और 2 मेंबर होते हैं। वो फिर अपनी रिपोर्ट सांसद को देते हैं और अगर सही पाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति को देते हैं और फिर उसके बाद हटाया जाता है। इसलिए इनकी जो हटाने की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है, उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, मतलब राष्ट्रपति की मनमर्जी नहीं हो सकती कि वो जब चाहे तो तब वो निर्वाचन आयोग सदस्यों को हटा सकता है। हालांकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें या उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं या उनकी नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो अन्य निर्वाचन नियुक्त होते हैं या जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश हैं, लेकिन उसके कुछ दोष भी हैं। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र
व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला पॉइंट, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को आहरित या विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्यों के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या उनका विधिक है, क्या मतलब कि कानून बनाया गया है, क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और प्रशासनिक क्या है। प्रशासनिक का सेंस यहाँ पे है लोक सेवक से है, या कि न्यायिक, संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। यह संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। नेक्स्ट, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो इस आयोग से सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं और भी कार्य कर सकते हैं, इनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है, जबकि ह्यूमन राइट कमीशन में रोक लगाई गई है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ये आपको ध्यान देने का वाली बात है, क्योंकि यहाँ पीटी में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या इनकी ये पुनः नियुक्ति हो सकते हैं, या कि कहीं और से अलग निर्वाचन आयोग सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई, कहीं और भी ये नियुक्ति हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आयोग के शक्ति और कार्य। सांसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्य 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आयोग की जो शक्ति और कार्य हैं, सांसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों, निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोगों को शक्ति और कार्य 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रशासनिक, दूसरा है सलाहकारी, तीसरा अर्धन्यायिक। ठीक है। अभी तक हालांकि शक्ति और कार्य पीटी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम केवल उन्हीं को बता रहे हैं जो पीटी के हिसाब से, एमपीपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोग के कार्य वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं बस को ले रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सांसद के परिष्कृत आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण कर सकता है। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग है, संसद के परिष्कृत आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। अभी तक भारत में परिष्कृत, अगर आपसे पीटी में ये पूछे अभी तक भारत में परिष्कृत आयोग कितनी बार गठन किया गया है, तो आप बोलेंगे 4 बार। वो 4 बार कौन कौन से हैं? 1952, 1962, 1992 और 2002। मतलब अभी तक परिष्कृत आयोग केवल 4 बार गठित किया गया है। ठीक है। और जो इसको पावर है तो आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट टॉपिक या कि अन्य तथ्य जो आपको पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हमारे संविधान में पहले मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन फिर इसे 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष इसे 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से किया गया है, जो कि 89 से प्रभावी हुआ है। ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वोट देने का अधिकार पहले हमें 21 वर्ष था, और मतलब कि 1951 से 1989 तक मत देने का अधिकार 21 वर्ष था। फिर इसे हम
1988 में 61 संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 से यहाँ 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब वोट डालने का अधिकार हमको 18 वर्ष कब किया गया, तो 1989 से प्रभावी हुआ। कानून कब बना, 1988 में, लेकिन उसको प्रभावी कब किया गया, 1988 में 18 वर्ष कर दिए गए वोट डालने का अधिकार। इसके पहले अगर पूछा जाए तो कितना था, तो 21 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की योग्यता और शपथ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग की योग्यता और शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, पीटी के हिसाब से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो ये थे सुकुमार सेन। अब भारत के अभी रिसेंट निर्वाचन आयोग हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पीटी के लिए लगभग 3 महीने हैं, तो हो सकता है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हो जाए, तो आपको करंट में हम एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयोग बनी हुए बी.एस. रामा देवी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी एमपीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले एक्ट था, अब एक्ट सिलेबस से हट चुका है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐड किया गया है। तो इसलिए भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त बनी है बी.एस. रामा देवी। यहाँ पे निर्वाचन खत्म हुआ। अब हम आएंगे एमपी का राज्य निर्वाचन आयोग। ये बेसिकली निर्वाचन आयोग जैसे ही है नेशनल, लेकिन इसमें हम केवल एमपी के राज्य निर्वाचन आयोग जो पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, केवल हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको भी डिटेल से पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो भी और लेंदी हो जाएगा, और जहाँ नेशनल है वहाँ आपको राज्य करना है। चीजें बस सब सेम है। यहाँ पे हम केवल पीटी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट थे वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। राज्य मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इसके संविधान के आर्टिकल 243 में बोलता है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये राज्य की विधानसभा का इलेक्शन नेशनल निर्वाचन आयोग कराता है, और राज्य का निर्वाचन आयोग केवल ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायत में ग्रामीण अंचल पे ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत होती है, और जिला स्तर में जिला पंचायत होती है, और दूसरे उसमें नगर निगम में तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो इसका हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 के, जो कि बोलता है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन आयोग, ये आर्टिकल संविधान के भाग 9 में आता है। और 243 ZA नगर पालिका पंचायत का निर्वाचन, इसमें हम पढ़ते हैं नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और भी। तो इसका जो है भाग 9 का में डिफाइन किया गया है। ठीक है, मतलब रूरल के लिए, ग्राम के लिए आर्टिकल 243 के भाग 9 का, और नगर के लिए 243 ZA 9 का में संविधान में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जबकि अगर ये बोला जाए कि हमारे संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा 1993 में
73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं है कि त्रिस्तरीय हो, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार है और निचले स्तर पर हमारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति है तो वो राज्यपाल करता है, एक राज्य में निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित होता है। यहाँ भी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ठीक है, लेकिन उसको पद से नहीं हटा सकता, उसको उसी रीति से हटा सकता है जिस सबसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित किया जाता है। मतलब यहाँ भी ये स्वतंत्र हैं, राज्यपाल उनको डायरेक्ट नहीं हटा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेवा शर्तें व पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित या लाभकारी परिवर्तन नहीं है। मतलब इनकी सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल तो निर्धारित करता है, लेकिन इनमें कोई बदलाव या कि इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग को लगे कि हमको और कर्मचारी चाहिए तो राज्यपाल उन कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, अगर उनको कर्मचारी की आवश्यकता समझ में आती है। एमपी ने नेक्स्ट पॉइंट, पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमपी निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 में बना है, या कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 73 संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बाद 1 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पहले निर्वाचन आयोग श्री N.B. लोहानी थे। पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे आपका राज्य निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, तो N.B. लोहानी, श्री N.V. लोहानी। ठीक है। इसके राज्य निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य क्या है? हर वोट कीमती, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये हमारे निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य है। ठीक है। आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1 फरवरी 1994। पहले निर्वाचन आयोग की पहला निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री N.B. लोहानी। हम आदर्श वाक्य क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग खत्म हुआ और आज मैंने राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में दूसरी बॉडी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम आपको ऐसे ये जो राज्य निर्वाचन आयोग या कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो ये हम इसमें सोर्स फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ऑथेंटिक है और सही भी है, और जो कि PTMP PSC 2020 के लिए हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें केवल आपको वही फैक्ट पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम की परफेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो राज्य निर्वाचन आयोग में भी और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी हम आपको 2-3 घंटे लेक्चर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास भी इतना टाइम एग्जाम के हिसाब से नहीं बचा है और हमारे लिए भी नहीं है। इसलिए जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और वही मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा।
तो इसलिए आप कॉन्कर आईएएस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आजकल कोचिंग ऑफलाइन बंद है, तो जो दूर दराज के हैं, जिन पे अल्लाह के शिक्षा का माध्यम नहीं पहुंच रहा है, हम उन सभी लोगों के लिए और अपने प्रिय भाई बहनों और दोस्तों सभी के लिए जो एमपी यूपीएससी में सेलेक्ट हों, उस हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, और हमारा प्रयासरत है और हमारी टीम भी इस पे पूरा काम कर रही है। जल्द ही आपको हम अलग अलग सेगमेंट में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करेंगे। थैंक यू।